जम्मू कश्मीर की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी काउंसिल मिनिस्टर्स, उन्होंने कामकाज भी अपना शुरू कर दिया है और सभी मंत्री काम पर लग गए हैं। लेकिन इसके बीच में बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई कि 7 भारतीय नागरिकों को घाटी के सोनमर्ग इलाके में, जो गांदरबल जिले में पड़ता है, आतंकियों ने अपनी बर्बरता का निशाना बनाया। आज मुख्यमंत्री ने भी उसको लेकर कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी यही कहा। इस वक्त स्ट्रेट लाइन पर आपसे जुड़ने का मकसद ये, इस सरकार ने चूंकि अपना कामकाज शुरू कर ही दिया है, तो आइए आज बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री की पावर्स क्या हैं, मंत्रिमंडल जो बना है उसमें उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की ताकतें क्या हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो कुछ पिछले 3-4 दिनों में करते नजर आए हैं, क्या वो सब कुछ करने की उनको इजाजत है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो कानून की पहली किताब 12 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी ऐसा प्रपोजल जिस प्रपोजल को फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की जरूरत हो, इसका मतलब यह हो गया कि अगर पुलिस विभाग में पोस्ट की क्रिएशन होनी है, पुलिस विभाग को लेकर, पुलिस के बजट को लेकर कोई बात होनी है, हालांकि केंद्र सरकार ने मुकम्मल तौर पर पुलिस का बजट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है इस वक्त उसकी देखरेख कर रहा है, लेकिन पोस्ट क्रिएशन और अन्य कई और मामले हैं, पब्लिक ऑर्डर को लेकर, ऑल इंडिया सर्विस को लेकर, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर, कोई भी वो प्रपोजल जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंकरेंस की जरूरत होगी और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना है, उस प्रपोजल को तब तक ना कैबिनेट रिजेक्ट कर सकती है, ना उस पर फैसला दे सकती है, जब तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह प्रपोजल न चला जाए, और यह जाएगा भी चीफ सेक्रेटरी के जरिए। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कोई भी प्रपोजल जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ हो, ऑल इंडिया सर्विस से जुड़ा हुआ हो, एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़ा हो, यह मामला चीफ मिनिस्टर के टेबल पर जाएगा ही नहीं। और अगर चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में चीफ मिनिस्टर को बताते भी नहीं तो कानूनन कोई जुर्म नहीं होगा और ना चीफ मिनिस्टर इस पर कोई सवाल पूछ सकते हैं। यह मामला सीधा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चला जाएगा। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हर सरकार जब आती है तो उनकी सरकार में उनके मनपसंदीदा वकील जो होते हैं उन्हें लॉ डिपार्टमेंट के जरिए सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का, अलग अलग कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और आप ये भी जानते हैं कि बड़ी भागदौड़ वाला काम है। कांग्रेस का कार्यकाल था तो उसमें जो कांग्रेस के करीबी वकील हैं उनको कोर्टों में अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिली। पीडीपी की सरकार आई तो पीडीपी वालों को मौका मिला, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी वालों को मौका मिला। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आई है तो वो तमाम वकील हजरात जो वाबस्तगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रखते हैं या जो लंबे वक्त के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते आए हैं या जो पिछले कुछ सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिन्होंने वाबस्तगी इख्तियार की है, उनका भी ये सपना है, ख्वाब है कि हम भी कोई एडिशनल एडवोकेट जनरल बने, हम भी कोई डिप्टी एडवोकेट जनरल बने, हमें भी सरकार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो इस सिलसिले में 42A है जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सेक्शन 42A है, वो ये बताता है कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का और तमाम लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का प्रपोजल जो एडवोकेट जनरल की मदद करेंगे, उस प्रपोजल को लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे। लेकिन उससे पहले चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से ये प्रपोजल वेट होकर जाएगा। मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है मामला सारा चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, उनके मंत्री जो लॉ डिपार्टमेंट के लॉ मंत्री होंगे वो एक लिस्ट तैयार करेंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, चीफ मिनिस्टर उस लिस्ट को फॉरवर्ड करेंगे चीफ सेक्रेटरी को और उसके बाद वो लिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही
डिप्टी एडवोकेट जनरल हो, सरकारी वकील हो, उनको यह मौका मिलेगा। और उसमें डिस्क्रिप्शन भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि वो सारे प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और सारे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ा अहम मामला, बहुत सारे सरकारी ऑफिसर ऐसे हैं जिनके खिलाफ करप्शन के मामले बने और उन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया गया। कई ऐसे हैं जिनके ऊपर टेरर चार्जेस हैं, कई ऐसे हैं जिनके ऊपर नारकोटिक्स में इन्वॉल्व होने के चार्जेस हैं। उन तमाम ऑफिसर्स को सरकार ने सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाला। अब चूंकि सरकार का एक वादा है कि हम जब आएंगे तो हम एटलीस्ट ये इंश्योर करेंगे कि जिन भी लोगों को सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाला गया है, सरकार उनको कोई रिलीफ दे सकती होगी तो जरूर देगी। वो रास्ता भी फिलहाल बंद है। वो इसलिए बंद है कि कोई भी प्रपोजल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए हो या किसी मामले में अपील फाइल करने के लिए हो, कोई भी प्रपोजल आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की इजाजत देनी है कि किसी एक सरकारी अफसर, आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है। कोई एक अफसर अगर कहीं फंस गया तो क्या उस मामले में हम अपील फाइल करें कि नहीं करें। किसी केस में सरकार की हार हो गई तो उस हार के खिलाफ हम कोर्ट में जाएं कि नहीं जाएं। इस सरकार जो बनी है, इस सरकार को कई ऐसे फैसले हैं जिनमें अगर सरकार की हार हो जाए तो वो सरकार के लिए जीत होगी एक तरह की। मगर उन मामलों में भी अपील तभी दायर होगी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी इजाजत देंगे। अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो अपील फाइल नहीं होगी और प्रोसिक्यूट करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जेल का डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, इससे जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो होम डिपार्टमेंट के होंगे वो चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखेंगे। मतलब साफ तौर पर यह कि प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए मामलात में, प्रिजन से जुड़े हुए मामलात में, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के मामलात में प्रपोजल चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जाएगा। यह प्रपोजल सीधा सीधा चीफ सेक्रेटरी के जरिए होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इसको तैयार करेंगे, प्रपोजल को चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा और वहां से सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर को भी बताने की जरूरत नहीं है कि होम डिपार्टमेंट में, प्रोसिक्यूशन में और उसके अलावा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, प्रिजन में क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद तमाम मामला ट्रांसफर पोस्टिंग के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के, अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो एचओडीज हैं और उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की जो कैडर पोस्टें हैं। कैडर पोस्ट का मतलब यह हो गया कि जिस पोस्ट के ऊपर सिर्फ आप ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को पोस्ट कर सकते हैं, जहां पर आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को, जम्मू कश्मीर फाइनेंस सर्विस के ऑफिसर को या किसी और सर्विस से जुड़े हुए ऑफिसर को पोस्ट नहीं कर सकते। तो तमाम कैडर पोस्टों के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का जहां तक ताल्लुक है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर प्रपोजल जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जीएडी प्रपोजल तैयार करेंगे और प्रपोजल तैयार करके चीफ सेक्रेटरी के जरिए वो प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और उनके दस्तखत के बाद वो ट्रांसफर की जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें भी ये मामला ना तो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने का कोई रास्ता है, ना ही कहीं पर कोई प्रावधान बनाया गया है जिसमें कैबिनेट एम्पावर्ड होगी कि वो कैडर पोस्टों के लिए तजवीज दे सके कि हमको किस पोजीशन पर कौन सा ऑफिसर चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू, जब हम इस पोजीशन की बात करते हैं, ये कैडर पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए कैबिनेट तय नहीं करेगी कि कौन डिवकॉम जम्मू लगेगा। ये तय करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी जीएडी और चीफ सेक्रेटरी। मतलब साफ तौर पर ये कि ये ताकत भी कैबिनेट के पास नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर, डिवकॉम या कोई और कैडर पोस्ट पर जो ऑफिसर है उसे पोस्ट कर सके। तो ये इसका मतलब, ये वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो, 31 अक्टूबर 2019 को ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी रूल्स नोटिफाई किए गए थे
और उन रूल्स में और क्लैरिटी मिलती है कि चीफ मिनिस्टर की ताकतें क्या होंगी और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें क्या होंगी। कोई भी ऐसा प्रपोजल जिस प्रपोजल में फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की जरूरत पहले हो और जिसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिस इशू को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ टेकअप नहीं किया गया हो, उन तमाम मामलात में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कैबिनेट है, तब तक कोई फैसला नहीं, कोई भी फैसला अगर लेती है तो उस फैसले के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल नहीं देते हैं तो वह मामला वहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। आगे चलिए, एक और बड़ा बदलाव वो ये है कि कैबिनेट के सेक्रेटरी, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी आज जो मुख्यमंत्री के समेत 6 मंत्री हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेक्रेटरी, यानी कैबिनेट मीटिंग जब होगी वहां सेक्रेटरी के रोल में बैठेंगे चीफ सेक्रेटरी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। और जब चीफ सेक्रेटरी मौजूद न हो तो उस वक्त काउंसिल के सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। मतलब ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर कैबिनेट मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस कैबिनेट मीटिंग में, जिस कैबिनेट मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ना बैठ पाए, या मान लीजिए मसरूफ हैं, नहीं जम्मू कश्मीर में हैं, बाहर हैं, कहीं पर मीटिंग करना जरूरी है, तो अब यह मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मौजूदगी में होगी। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि काबीना यानी कैबिनेट कोई भी फैसला करती है या कोई भी प्रपोजल लाती है, उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन हर समय लेफ्टिनेंट गवर्नर को रहेगी। कैबिनेट मीटिंग में किस मंत्री ने किस प्रपोजल को लेकर क्या कहा, किस प्रपोजल पर किस मंत्री की क्या राय थी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में भी होंगी और इन सारी चीजों की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी होगी। बहुत सारी बातें काबीना में ऐसी भी होती हैं जिन बातों को लेकर चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट चाहती है कि जब तक वो मंजर आम पर ना आए तब तक सिर्फ उनको, चीफ सेक्रेटरी को और सरकार और कैबिनेट मंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी के अलावा ये बात किसी तीसरे को कानो कान उसकी खबर ना हो, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ना ही गवर्नर को खबर हो। उसकी वजह यह है कि हर सरकार ये मानती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, ये नई दिल्ली के नुमाइंदा हैं जम्मू कश्मीर में। तो कुछ ऐसे मामला जम्मू कश्मीर में रहते थे जिन मामलात को लेकर हुकूमत की अक्सर और बेशतर कोशिश रहती थी कि इन मामलात की जानकारी गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को तब मिले जब हमने इस पर फैसला ले लिया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब हर मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, और दोनों आप जानते हैं ये कैडर पोस्टें हैं, इन दोनों कैडर पोस्टों पर अपॉइंट करने की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर, माफ कीजिएगा, ट्रांसफर पोस्ट करने की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। उसके बाद तमाम मामलात, जितने भी प्रपोजल्स होंगे, इसमें शेड्यूल भी बताया गया है। अगर मैं वो भी थोड़ा सा तफसीली तौर पर आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना है, डिसॉल्व करना है, बजट सेशन का ताल्लुक है, कोई रेजोल्यूशन आपने इंट्रोड्यूस करना है, कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में मूव करना है, और उसके अलावा जिन मामलात में जिससे यूनियन टेरिटरी के फाइनेंसेस को फर्क पड़ता हो और फाइनेंस मिनिस्टर की कंसेंट ना हो, रीअप्रोप्रिएशन करनी हो, एलिनेशन है, टेम्पररी है, परमानेंट है, सेल है, लीज है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, एनुअल ऑडिट है फाइनेंसेस का यूनियन टेरिटरी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है, कोई पॉलिसी आपने चेंज करनी है, कोई प्रैक्टिस आपने चेंज करनी है, कोई ऐसा प्रपोजल है, कोई भी आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, और उसमें यह भी बताया गया कि मैक्सिमम रिम्यूनरेशन जो है वो 47,600 15,110 होना चाहिए, यानी लेवल 8 की पोस्टें अगर आपने क्रिएट करनी है। उसके अलावा अगर हम अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लिया है,
और उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर चाहे कोई मामला जो वो काउंसिल के सामने लाना चाहे, ड्राफ्ट बिल या जो आपने ऑर्डिनेंस को इशू करना है उसको, कोई फैसला काउंसिल ने लिया है उस फैसले को रिवर्स करने के लिए कोई चीज अगर आप लाना चाहते हैं, और उसके अलावा नया डिपार्टमेंट रिक्लासिफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में बिजनेस, तो ये तमाम जितने भी मामला थे इन तमाम मामला को लेकर ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर जो ऑर्डर्स देंगे रूल 8 के मुताबिक, तमाम प्रपोजल जो सेकंड शेड्यूल में बताए गए ये सारे प्रपोजल ये काउंसिल के सामने रखे जाएंगे। लेकिन वो तमाम मामला जिन मामलात में डिस्क्रिशन यानी जिन मामलात में गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं वो काउंसिल के सामने, जहां तक जिन मामलात में लेफ्टिनेंट गवर्नर में को अपने डिस्क्रिशन में एक्ट करना है, कोई ऐसा प्रपोजल काउंसिल के सामने नहीं रखा जाएगा। मतलब जहां पर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं उन मामलात को आप काउंसिल में रख भी नहीं सकते। यानी ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स, ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े हुए मामलात, प्रिजन से जुड़े हुए मामलात, अपील और प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए मामलात और कई मामला जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मामलात को कैबिनेट में रखा तक नहीं जा सकता। उसके अलावा और अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर यह भी कह सकता है कि अगर किसी भी समय चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि कोई भी प्रपोजल जो सबमिट किया गया है उसके पास, वो उन्हें अगर लगता है कि वो उस पर फैसला खुद लेना चाहते हैं तो वो उसका मजाज रखते हैं। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो जैसे मैंने आपको कहा, ये ताकतें हैं चीफ मिनिस्टर की और ये ताकतें हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कि क्या ताकतें हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, क्या ताकतें हैं चीफ मिनिस्टर के पास, इस पर आप तमाम लोग गुफ्तगू शदीद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब यह फैसला कर लिया गया हो कि कोई प्रपोजल जो है वो कैबिनेट के सामने रखना है, वो डिपार्टमेंट जिसका वो प्रपोजल है वो मेमोरेंडम तैयार करेगा और बताएगा कि प्रपोजल क्या है और उसके बाद फैसला क्या है, और मेमोरेंडम की जो कॉपीज हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें काउंसिल के सेक्रेटरी को भेजा जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि मेमोरेंडम जो है वो मंत्रियों के पास भी जाए और उसकी एक कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाए। यानी साफ तौर पर यह कि जब आपने यह तय किया है कि कोई एक प्रपोजल आपने कैबिनेट के सामने रखना है, आप मेमोरेंडम तैयार करेंगे और उसकी एक कॉपी तमाम मंत्रियों को जाएगी और एक कॉपी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी भेजनी है। तो मतलब यह कि आप कैबिनेट में क्या ला रहे हैं इसकी जानकारी भी कैबिनेट मीटिंग से पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगी। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जब एजेंडा, आप जानते हैं कैबिनेट मीटिंग से पहले एक एजेंडा तैयार होता है, जब आपने एजेंडा तैयार कर लिया और उसे चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया, मेमोरेंडम के समेत फौरन उन्हें काउंसिल के सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉपी भेजी जाएगी और 2 दिन पहले यह सारी एक्सरसाइज कर ली जाएगी। मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा 2 दिन पहले मिलना चाहिए। अब आगे बढ़िए। अगर चीफ मिनिस्टर किसी भी समय सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, किसी भी समय चीफ मिनिस्टर को अगर लगता है कि कैबिनेट मीटिंग है और इस मीटिंग में किसी डिपार्टमेंट के सचिव का होना जरूरी है, तो चीफ मिनिस्टर डायरेक्शन देकर सचिव को कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, चीफ मिनिस्टर किसी मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो भी काउंसिल की मीटिंग प्रिजाइड ओवर कर सकते हैं। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो कहीं बाहर हैं
और कैबिनेट की मीटिंग करना जरूरी है, तो वो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप मीटिंग चेयर कीजिएगा, मैं मौजूद नहीं हूं, इस पर आप एजेंडा जो भी कुछ मीटिंग का उसको डिस्कस कीजिएगा। और यह भी कहा गया है कि जो सेक्रेटरी है काउंसिल की यानी चीफ सेक्रेटरी, उनको तमाम मीटिंग्स काउंसिल की अटेंड करनी है और फैसलों का रिकॉर्ड तैयार करना है, और यह रिकॉर्ड उन्हें मंत्री को भी भेजना है, मंत्रियों को भी भेजना है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी यह रिकॉर्ड भेजना है, ताकि दोनों को जानकारी रहे कि फैसले क्या किए गए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि जो काउंसिल का फैसला अलग अलग प्रपोजल्स को लेकर होगा, वो अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा, और मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद या मंत्री जो मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा है उसके अप्रूवल के बाद वो रिकॉर्ड्स में जाएगा, और चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो प्रिजाइड कर रहा है उनके अप्रूवल के बाद जो काउंसिल का फैसला होगा, वो जो सेक्रेटरी हैं काउंसिल के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे कि जनाब ये कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें ये तमाम फैसले हुए, और इन तमाम फैसलों के बाद अब आप देख लीजिए यूं है। उसके बाद आगे यह भी कहा गया है कि जब कोई प्रपोजल काउंसिल ने अप्रूव किया और जो आपने फैसला अप्रूव किया, उस फैसले का रिकॉर्ड जो है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है, उन्हें बताना है, और जो सेक्रेटरी काउंसिल के हैं वो तमाम कदम उठाएंगे कि जो फैसला लिया गया हो उसे अमलाया जा सके। लेकिन इसमें आगे एक बड़ा पेच है, वो पेच ये है कि प्रपोजल काउंसिल ने अप्रूव किया, उसका रिकॉर्ड कम्युनिकेट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया भाई ये फैसला हो चुका है, अब आप इसको जमीन पर उतारने का काम कीजिए। मगर अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया जिस फैसले को मरकजी सरकार को भेजना जरूरी हो जाए, तो फिर मामले बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। फिर उस फैसले पर अमल दरामद करना चीफ सेक्रेटरी के लिए जरूरी नहीं, वो मामला पहले मरकजी सरकार के पास जाएगा, वहां जब मरकजी सरकार, केंद्र सरकार उसको लेकर कोई फैसला लेगी तब जाकर बात बनेगी। उसके बाद मंत्रियों के पास तो बहुत सारी ताकतें हैं, वो सेक्रेटरी के साथ मिलकर जो है वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, जो प्रपोजल्स हैं या मामले जुड़े हुए हैं, और जो भी कोई, अच्छा इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिस्टर इंचार्ज एक डिपार्टमेंट के हैं, उनके पास कोई भी मामला आता है उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो उस मामले पर फैसला ले सकते हैं, और स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। मैंने ये कह दिया, ये कर दीजिए, फौरन कर दीजिए, और ये करेंगे कैसे? डिपार्टमेंट के सचिव के साथ मिलकर, ताकि डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मामला, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रपोजल्स, ताकि उनका निपटारा हो सके। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी जो मंत्री महोदय देंगे उनकी कॉपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी भेजनी होगी और चीफ मिनिस्टर को भी भेजनी होगी। यानी आप कोई बात कह देते हैं और आपने कहा क्या, किस संदर्भ में कहा, क्या कहानी थी, वो भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना है। और अगर किसी मंत्री के बीच, मंत्री और सचिव के बीच में किसी मामले पर जबरदस्त तनातनी हो जाती है, तो मामला चीफ सेक्रेटरी के जरिए चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, और फिर चीफ मिनिस्टर जो फैसला लेंगे वो दोनों को मानना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलिए, डिपार्टमेंट को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये बताना बहुत जरूरी है। जो कानून के जानकार लोग हैं, और खासतौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए पूर्व मंत्री और इस समय जो एमएलए बने हैं, काबिल वकील हैं, वो इस बात को बिल्कुल साफ समझ जाएंगे। द डिपार्टमेंट, ये रूल नंबर 15 सब रूल 2, द डिपार्टमेंट शैल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी who shall allocate the work among the officers of the administrative secretariat for the concerned department। इसको थोड़ा बारीकी के साथ जब
मंत्रिमंडल के लोग समझेंगे तो उनको समझ में यह आएगा कि यहां यह कहा गया है कि डिपार्टमेंट का हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं, डिपार्टमेंट का हेड जो है वो सचिव होगा और उसी के पास ये इख्तियार होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट में ऑफिसर हैं उस डिपार्टमेंट के, उन्हें क्या कामकाज दिया जाए। इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट का हेड मंत्री नहीं होगा, डिपार्टमेंट का हेड सचिव होगा। इसको जरा और बारीकी से समझिएगा, दोबारा बता रहा हूं, द डिपार्टमेंट शेल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी, यानी डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी हेड करेगा। लिखा यह होना चाहिए था, द डिपार्टमेंट once the government is formed shall be headed by the minister concerned, who shall direct the administrative secretary to allocate the work among the officers of the administrative secretary for the secretariat for the concerned department। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहां साफ तौर पर यह है कि डिपार्टमेंट को सचिव हेड करेंगे। उसके बाद मिनिस्टर स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जरिए सेक्रेटरी के साथ कंसल्टेशन करके यह तय करेगा कि कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको उनके पर्सनल नोटिस में लाना है, कौन से ऐसे मामलात हैं जो मंत्री जी के पर्सनल नोटिस में लाने हैं। अब इसकी भी कापियां लिखित रूप में मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाएंगी। लेकिन जिस जगह किसी मामले में मंत्री का अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, उस मामले में वो सीधा मामला मुख्यमंत्री के हवाले करेंगे जो ऑर्डर्स इशू करेंगे। यानी आप कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आप खुद फैसला ले सकें। नहीं ले सकते आपको फैसला लेना है, आपको उस मामले को चीफ मिनिस्टर के हवाले करना है और जो चीफ मिनिस्टर फैसला करेंगे उस फैसले को आपको मानना होगा, वो कोई भी फैसला हो। और इसकी कॉपी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में भी रहेगी और मुख्यमंत्री के पास भी रहेगी। मतलब आपके जाति घर से जुड़े हुए मामला, आपके बिजनेस से जुड़े हुए मामला, आपके किसी भी चीज से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उस मामले में आप फैसला लेने का मजाज इख्तियार नहीं रखते। जब कोई मामला या कोई प्रपोजल एक से ज्यादा डिपार्टमेंटों का होगा, कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा जब तक तमाम डिपार्टमेंट कंसर्न उस पर गौर फिक्र न करें और जब तक चीफ सेक्रेटरी ने उस मामले में अपना हस्तक्षेप करके अपनी बात न कह दी हो। एक और बड़ा मामला, अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रपोजल मंत्री जी ने बना लिया, प्रपोजल बनाने के बाद डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, यानी आपने प्रपोजल तैयार किया, आपने कहा भाई मुझे ये इस तरीके से चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहता है जनाब ऐसे चलेगा नहीं। जो मंत्री इंचार्ज है किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर वो चाहे वो प्रपोजल लेकर आगे बढ़ सकता है और वो ये कह सकता है कि आप ये प्रपोजल मुख्यमंत्री को चीफ सेक्रेटरी के जरिए सबमिट करें ताकि वो उसमें ऑर्डर दें, डायरेक्शन दें, और अगर ऐसा नहीं तो आप कैबिनेट में लाकर उस पर फैसला करवा सकती हैं। और एक और बड़ी खतरनाक ताकत, वो भी सचिव के पास। वो ताकत यह है कि सचिव डिपार्टमेंट का, मंत्री नहीं, सचिव डिपार्टमेंट का किसी भी समय किसी भी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी किसी भी समय किसी भी डिपार्टमेंट के पेपर्स मंगवा भी सकता है, देख भी सकता है, सिर्फ दो डिपार्टमेंटों को छोड़कर, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अगर इन पेपर्स की जरूरत हो किसी प्रपोजल को या किसी मामले को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मान लीजिए पावर डिपार्टमेंट का कोई प्रपोजल है और उसमें अड़चन बन रहा है पीएचई डिपार्टमेंट, तो पावर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास ये ताकत है कि वो पीएचई डिपार्टमेंट से कागजात मंगवाकर, फाइल मंगवाकर फाइल देख सकता है। उसके बाद मंत्री साहब का जहां तक ताल्लुक है,
वो हर कागज मंगवा सकता है अपने दफ्तर में, अलावा उन कागजों के जिन कागजात को लेकर, जिन मामलों को लेकर फैसला लेने का इख्तियार केवल और केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। यानी आप पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ नहीं मंगवा सकते, प्रोसिक्यूशन से कुछ नहीं मंगवा सकते, आप होम डिपार्टमेंट से कुछ नहीं मंगवा सकते, प्रिजन से कुछ नहीं मंगवा सकते। आप इन तमाम ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े हुए मामलात में से किसी कागज को आप मंगवा नहीं सकते, इख्तियार ही नहीं है आपके पास। आप उन बाकी तमाम मामलात में किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन के लिए आप कागज मंगवा सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई मामला ऐसा कि सीक्रेट नेचर का है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज मंत्री होगा वही उसके बाद जो है आपको मिलेगा, कागज आपको मिलेगा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स पर या किसी भी मिनिस्टर के ऑर्डर पर या खुद ही किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी प्रपोजल को देखना चाहे तो देख सकता है, और फौरन जो सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के होंगे उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। यह भी बड़ी मजेदार चीज है। चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद एक और मुसीबत, वो मुसीबत यह है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को आपको तमाम मामलों में कंसल्ट करना होगा। रिक्रूटमेंट आपने करनी है, कैसे करनी है जीएडी बताएगा, सर्विस की कंडीशन क्या होगी वो भी जीएडी बताएगा। उसके बाद कोई एक ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ है, उस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई बात करनी है तो वो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की इजाजत या उनसे बातचीत किए बगैर नहीं होगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक और ताकत, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्रपोजल ट्रांसफर पोस्टिंग का, आप आए, आपने कहा पीएचई में हमने एडब्ल्यूडी ट्रांसफर करने, एक्सीएन ट्रांसफर करने, आपने कहा हमने पीएचई में ये करना है, पीडब्ल्यूडी में करना है, डॉक्टर ट्रांसफर करने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने टीचर ट्रांसफर करने हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेक्चरर ट्रांसफर करने हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई फैसला आपने लेना है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस समय भी चाहें, जब भी चाहें, किसी भी प्रपोजल को लेकर कागजात मंगवा सकते हैं, किसी भी मामले को लेकर। और इख्तियार है उनको कि सचिव को जिस वक्त, सेक्रेटरी को जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से चिट्ठी आएगी या टेलीफोन कॉल आएगा, फला कागजात मुझे चाहिए, फौरन भिजवा दीजिए, उनको फौरन भिजवाने होंगे। लेकिन इतना इख्तियार है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आपने कागज भेजा तो सेक्रेटरी को यह भी कहा गया है कि जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट के, उनको भी आपने बताना है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को भी बताना है कि जब मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डायरेक्शन दी कि फला प्रपोजल जो आपके डिपार्टमेंट में है उसकी कॉपी फौरन मुझे भेज दीजिए, तो मैंने उस मामले में क्या किया उसकी जानकारी आपको चीफ सेक्रेटरी को भी देनी होगी और मिनिस्टर इंचार्ज को भी देनी होगी। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सीधा सीधा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी प्रपोजल को किसी भी समय अपने पास मंगवा सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी चिट्ठियां आएंगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से आ रही हैं, चाहे वो बाकी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके वहां से आ रही हैं, और ये वो तमाम चिट्ठियां जो रूटीन या अनइंपॉर्टेंट कैरेक्टर के अलावा जितनी भी चिट्ठियां होंगी, जो ही वो मिलती हैं उन्हें सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, मिनिस्टर इंचार्ज को एक कॉपी भेजेंगे, चीफ मिनिस्टर को कॉपी भेजेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उसकी एक कॉपी इंफॉर्मेशन के लिए भेजी जाएगी। कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी की है, कोई विवाद पैदा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसे फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में लाया जाएगा और चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया जाएगा सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के जरिए। मतलब पहले यह होता था कि कोई भी विवादित मामला जिससे जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई टकराव की स्थिति बन सके तो पहले वो मामला सीधा चीफ मिनिस्टर के पास जाता था, लेकिन अब वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाएगा।
लेकिन कुछ मामलात हैं जो प्रपोजल हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, सीधा एलजी के पास जाएंगे चीफ सेक्रेटरी के जरिए, लेकिन उसके बारे में इंटीमेशन चीफ मिनिस्टर को दिया जाएगा ऑर्डर इशू करने से पहले। किसी पॉलिसी को लेकर कोई केस बनता है, तो कोई केस जिसमें किसी पॉलिसी पर आपने सवाल खड़ा किया, तो इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को चीफ सेक्रेटरी के जरिए भेजना है और चीफ मिनिस्टर को भी उसकी इंटीमेशन देनी है और उसके बाद ही जाकर उस पर ऑर्डर इशू हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर आप दरबार मूव को लेकर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो फैसला लेने से पहले आपको, क्योंकि एक पॉलिसी डिसीजन था कि दरबार मूव को बंद किया जाए, अब अगर आपको दरबार मूव दोबारा से शुरू करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? जो प्रपोजल है एसेंशियली, यहां ये नहीं लिखा गया कि भेजें या ना भेजें, कहा गया है द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्रपोजल्स और मैटर्स shall be or essentially be submitted to the LG through the chief secretary under intimation to the chief minister before issuing any order thereon। उसके बाद जाकर आप कोई ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो मतलब आपने कोई भी चीज रिवर्स करनी है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन आपने बदलना है, आपको उस प्रपोजल को पहले एलजी को भेजना है चीफ सेक्रेटरी के जरिए, मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी देनी है, उसके बाद आप उस पर ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। पहला मामला तो मैंने आपको बताया। दूसरा मामला जिससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, कोई भी ऐसा मामला जिस मामले से अल्पसंख्यक समुदाय को कोई नुकसान पहुंचता हो, एससी समुदाय को कोई नुकसान पहुंचता हो, एसटी समुदाय को कोई नुकसान पहुंचता हो, बैकवर्ड क्लासेस को कोई नुकसान पहुंचता हो। मतलब साफ तौर पर ये पहाड़ियों की रिजर्वेशन को लेकर या रिजर्वेशन के किसी भी मामले को लेकर अगर आपको कोई फैसला करना है तो उसको भी पहले आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजना है और उसमें इंटीमेशन देनी है चीफ मिनिस्टर को। सिर्फ बताना कि जी हमने भेज दिया, यह भी नहीं कि उनसे पूछना है कि जनाब हम भेजें कि ना भेजें, भेजना ही भेजना है। सचिव तैयार करेंगे और एलजी के पास चला जाएगा। कोई भी ऐसा मामला जिससे भारत सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार के रिश्ते केंद्र सरकार के साथ, किसी राज्य सरकार के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट के साथ, अगर जिससे रिश्तों पर असर पड़ता हो, वो मामले भी पहले एलजी के पास जाएंगे। उसके बाद कोई भी मामला जो एलजी के सेक्रेटरीट से जुड़ा हो, पर्सनल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हो या बाकी मामलों से जुड़ा हो, यानी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकते, पीए भी नहीं बदल सकते, पीआरओ भी नहीं बदल सकते, इख्तियार ही नहीं आपके पास। कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर करना है किसी कानून के तहत या कोई इंस्ट्रूमेंट जो इस वक्त यहां पर लागू हो, आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करना, तो जाहिर सी बात है ताकत उन्हीं के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट मामले जुड़े हुए किसी रूल से, किसी कानून के तहत जो जम्मू कश्मीर में लागू है, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर अगर आपने बिल लाना है, उससे पहले वो मामला भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टेकअप करना है। कोई भी उसके बाद सबसे खतरनाक मामला, आप रूल्स में रिलैक्सेशन नहीं कर सकते। बड़ी बात जम्मू कश्मीर में हुआ, इन रिलैक्सेशन ऑफ द रूल्स फलाना बंदा इज अपॉइंटेड दिस। अब कानून यह कहता है कि कोई भी कानून से अगर आपने परे हट के कोई काम किया जो चीफ सेक्रेटरी की नजर में आए या डिपार्टमेंट के सचिव की नजर में आए, उसको शर्तिया, उसको मैंडेटोरली वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचानी है कि जनाब मुझे कहा जा रहा है कि कानून से हट के जरा काम करो, जनाब मुझे कहा जा रहा है कानून ये कहता है तो लेकिन मुझे यूं करने के लिए कहा जा रहा है, जनाब फला बंदा जो है वो एलिजिबल नहीं है लेकिन मुझे कहा जा रहा है इसको एलिजिबल कर दो। तो ये मामला भी नहीं हो पाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में लाने का मतलब यह हो गया, ही हैज द पावर्स टू डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट कैन गो अहेड विद इट और द गवर्नमेंट शुड स्टेप बैक। सरकार आगे बढ़े या सरकार पीछे हट जाए, यह फैसला करने का अधिकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। उसके बाद सबसे मजेदार मामला,
आपने बजट तैयार करना है। बजट से जुड़े हुए मामलात में भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी देनी है कि जनाब बजट बन रहा है, क्या है बजट में, क्या नहीं है। तो मतलब आप बजट स्पीच तैयार कर रहे होंगे, आप बजट की तकरीर तैयार करेंगे, उस तकरीर में आपने तहरीर क्या लिखी, उसमें क्या कहानी आपने लिखवाई, वो कहानी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहले जाएगी, वो उसको पढ़ेंगे, कोई चीज उनको गलत लगेगी, वो कहेंगे इसको निकाल दो, इसको रख दो, वो मामला भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार जब दफ्तर में आएगी तो उन्हें इस ट्रांजैक्शनल बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर रूल्स 2019 को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस नमियत का कोई मामला जो चीफ मिनिस्टर को इंपॉर्टेंट लगता हो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में ला सकते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आपको कहा मैटर्स रिलेटिंग टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्लान इवैल्यूएशन, उसके बाद इन तमाम मामलात के बाद जहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख्याल में उनको ये लगता हो कि कोई और इसमें कदम उठाया जाना चाहिए और जो कदम उठाया गया है वो ठीक नहीं है और जो मंत्री महोदय ने कोई ऑर्डर्स पास किए हैं, ही मे रिक्वायर द प्रपोजल मैटर टू बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल फॉर कंसिडरेशंस। उसके बाद ही कहा गया है जहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह लगता है कि इस मामले में कोई और कदम उठाने की जरूरत है और या उनको यह लगता है कि जो मंत्री जी ने फैसला किया है उस फैसले के बिल्कुल उलट जाके कुछ करने की जरूरत है, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि जनाब इस प्रपोजल को, इस मामले को आप कैबिनेट में रखें और वहां पर इसका फैसला करें। यह इख्तियार किसके पास है जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। क्या इख्तियार है दोबारा समझाता हूं। Where the lieutenant governor is of the opinion that any further action should be taken or that action should be taken otherwise, और कुछ करने की जरूरत है या जो किया जा रहा है उसके बिल्कुल उलट जाने की जरूरत है, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार है कि वो कह सकते हैं कि भाई आप इसको कैबिनेट में लाइए और उसके बाद नोट्स, मिनट्स, कमेंट्स, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ लिख दिया ना, क्या लिखा है उन्होंने, मीटिंग जो हुई उसके मिनट्स भी नहीं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के कमेंट्स भी वो सेक्रेटरीट में, कैबिनेट में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाएंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कहते। किसी एक मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको कह दिया भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप इस प्रपोजल को बदलिए, आप जाहिर सी बात है फिर आप लिखित में लाते हैं ना जी, इधर लिखित में आप कुछ नहीं ला सकते। उसके बाद कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें कि जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए जरूरी हो, जिस समय भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इंफॉर्मेशन चाहे वो चीफ मिनिस्टर से ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बिल वो ला रहे हैं उस पर कोई इंफॉर्मेशन अगर एलजी को चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर को सप्लाई करनी पड़ेगी। और चीफ मिनिस्टर अगर चाहते हैं, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें या उनको हो कोई भी ऐसा मामला जिस मामले में फैसला किसी मंत्री ने लिया है और जिसे काउंसिल कैबिनेट के बाहर जिस फैसले को लिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर चाहें तो चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप इसको कैबिनेट में ले जाइए और वहां पर इस पर फैसला कीजिए, ये मंत्री साहब ने अकेले में किया है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो ये सारे मामलात मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको यह भी बता दिया कि क्या कुछ ताकतें हैं, जो ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। बहुत सारे और मामलात हैं और मैं आपको यह बताऊं कि अगर मैं ये तमाम ताकतें आपको बताऊंगा तो, और आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए और आपको और ज्यादा जानकारी जो इसको लेकर होगी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स जो हैं वो इस मामले में बिल्कुल एब्सोल्यूट है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस
स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जरिए तमाम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस से, ऑल इंडिया सर्विस से, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसमें डिस्क्रिप्शन है उनको। पब्लिक ऑर्डर पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स, उनको लेकर भी कहा गया कि मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के जरिए आएंगे। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको लेकर भी कहा गया है कि जहां तक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स अदर देन दोज ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस और पुलिस के अलावा जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कामकाज कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू और बाकी तमाम सर्विसेज, उसको लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ उनको कंसल्ट करना है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करके वो सब कुछ कर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया सर्विस के अलावा भी जो हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी सर्विस है, उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुकम्मल दखलंदाजी रहेगी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह भी इख्तियार है कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों कमीशंस के साथ कोई भी मामला किसी भी समय टेकअप कर सकते हैं। उसके बाद यह भी कहा गया है किसी भी मामले में, अब यह सबसे अहम है, यह आपने बहुत इंटरेस्टिंग मामला है, यह जरूर आपने सुनना है। मान लीजिए किसी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का किसी एक मंत्री के साथ किसी मामले में उनकी भिड़ंत हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्कशन के जरिए 2 हफ्तों के अंदर अंदर, जिस दिन वो मामला बना, तो कोशिश करनी है उनको कि किसी एक जगह पर वो सेटल हो जाएं और कोशिश करनी है कि ये जो दोनों के बीच में तकरार हुई किसी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन अगर तकरार बढ़ जाती है तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो मंत्री जी को कह सकते हैं कि जिस मामले पर हमारी तकरार है ये जाएगा कैबिनेट में, और अगली कैबिनेट मीटिंग में उस पर कैबिनेट फैसला लेगी, और कैबिनेट ने जो फैसला किया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन भेजा जाएगा, और जब रेफरेंस आएगा एलजी के दफ्तर से तो 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत को फैसला लेना है। उसके बाद अगर कोई फैसला 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा मंत्री जी, अगर कोई भी फैसला 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आता तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला होगा माना जाएगा कि यह कैबिनेट ने कबूल लिया है। मतलब मंत्री जी ने कर दी लंबी चौड़ी ट्रांसफर। एलजी ने कहा कि भैया ना चलेगी ये कहानी, भैया ये हम मानेंगे नहीं। मंत्री ने कहा नहीं तो हम तो करके रहेंगे, हम तो जम्मू कश्मीर के मंत्री हैं। उन्होंने कहना ठीक है जी करिए। उन्होंने कहना ले जाइए कैबिनेट में और 2 हफ्तों के अंदर अंदर, कैबिनेट को 2 हफ्ते हैं कि आप फैसला करिए इसके ऊपर, और अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला हो जाना। पहले तो 2 हफ्ते हैं कि मंत्री को समझाया जाए कि भैया यू विड्रॉ दिस, नहीं चलेगा। लेकिन अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर मंत्री की और गवर्नर की नहीं बनती फिर क्या होगा? फिर कहानी आगे बढ़ेगी और मामला जाएगा कैबिनेट मीटिंग में, और अगली कैबिनेट मीटिंग में अगर इस पर फैसला नहीं होता और फैसला 15 दिन के अंदर अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को तक नहीं पहुंचता तो फिर यह मान लिया जाएगा कि जो उस मामले को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय है वो सही है। मतलब आपने लंबी चौड़ी कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पर एलजी साहब ने कहा कि नहीं चलेगी ये कहानी, तो मंत्री साहब ने कहा कि जनाब मैं चलाऊंगा अपनी कहानी। फिर कानून ये कहता है कि कहानी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही चलेगी। कैसे चलेगी? वो कहेंगे जनाब ठीक 15 दिन के बाद, क्या जनाब 15 दिन हो गए आपका फैसला आया नहीं, मेरा कबूल हो गया, क्योंकि रूल्स तो यही कहते हैं। तो यहां पर भी पटखनी किसको लगेगी वो आपके सामने है। अगर किसी मामले में कैबिनेट और एलजी के बीच में तनातनी हो गई, अब ये सुन लीजिएगा, कैबिनेट ने फैसला कर लिया जी दरबार मुंह करना है, कर लिया कैबिनेट ने फैसला, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा जी कि दरबार मुंह फजूल खर्ची है, बहुत पैसा लगता है इसके ऊपर, हमारे बजट को नुकसान होता है, नहीं चलेगा। और सरकार ने कहा जी नहीं हमने करना है दरबार मुंह, आग लग गई दोनों के बीच में। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले को केंद्र सरकार को भेजेंगे
और इस पर फैसला राष्ट्रपति करेंगे और जो भी फैसला राष्ट्रपति का होगा वही आखिरी फैसला होगा। आप कितनी भी बदतमीजी कर लें, आप कितने भी अपने अंदर जो आपकी गलाजत और गंदगी है, जो फेसबुक के ऊपर आप लोग कमेंट कर रहे हैं और खुद को आजिम नायक और मुसलमान कहते हैं, आप कितनी भी अपनी अंदर की गलाजत निकालें, सच कड़वा है, वो आपको सुनना पड़ेगा। अब कानों में रुई ठूस लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। बाकी आप गाली गलौज कर रहे हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे, समझ दे, अकल दे, और जो कुछ आप कह रहे हैं अल्लाह इसका अजर अजीम आपको दे। और जब अजर अजीम ना दे, जो कुछ रब्बुल जलाल को बन पड़ता है वो सब कुछ अल्लाह ताला आपके साथ करे, क्योंकि आप इतने तमीज और तहजीब वाले महसूस होते हैं कि आपके इन अल्फाज से पता चलता है कि आपको अपनी बहन से, आपको अपनी मां से, आपको अपनी वालिदा से, आपको अपने वालिद मोहतरम से कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत। अल्लाह आपको तौफीक दे और आप ऐसे ही लगे रहें, और मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ता चलूंगा। अब मामला प्रेसिडेंट के पास गया, फैसला वो लेंगे। और जहां कोई मामला रूल 47 के तहत केंद्र सरकार को भेजा गया होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत है कि उस मामले में जब तक राष्ट्रपति का फैसला नहीं आता तब तक सरकार उस पर फैसला नहीं लेगी। सरकार उस पर फैसला नहीं लेगी। तो मतलब ये कि आप ले लें फैसला, एलजी ने आपको रोक लिया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, मामला ठंडे बस्ते में। उसके बाद आगे चलिए, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रूल 48 के तहत कोई डायरेक्शन दे दी, उसने कहा जी कि देखिए इस मामले में अब आप ये देखिए कि कैबिनेट ने कोई फैसला किया, एलजी ने कहा नहीं है ये ठीक फैसला, उन्होंने भेज दिया दिल्ली, वहां से गया राष्ट्रपति के पास। इधर क्या मामला आ गया? इधर मामला यह आ गया कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे कि इस मामले में सरकार आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है जी। आप कोर्ट का इंटरवेंशन भी इसमें नहीं, इसमें कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि कानून साफ तौर पे पहले बनाया गया है। और तब आपने अगर इस कानून को चैलेंज किया होता, और आपने किया भी, और सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए। तो ये रूल्स अब बन चुके हैं। और कैबिनेट उसके बाद क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये जब डायरेक्शन दे दी कि जनाब मैंने कह दिया इस फैसले पर को आपने इस फैसले को आपने अमलाना नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करना है, तो सेक्रेटरी को कहा गया है कि जो आपको एलजी कहेंगे वही करना है। इधर कहीं नहीं कहा गया कि सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करना, सीधा फैसले कैबिनेट ने फैसला किया है, एलजी को मंजूर नहीं है, मामला राष्ट्रपति के पास गया है। जब तक वो फैसला नहीं वहां से आता तब तक इस फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सेक्रेटरी को सुननी है एलजी की, वहां पर उनको नहीं सुननी है मंत्रिमंडल की, मुख्यमंत्री की या मंत्री की। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार को हर वो प्रपोजल, हर वो बिल भेजेंगे जिस बिल में कोई भी अगर बिल की शक्ल में या लेजिस्लेटिव असेंबली इसको इनैक्ट करती है, और जिसमें जिस पर राष्ट्रपति का फैसला आना जरूरी है, या जो संविधान, भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 286, 87, 88, 304 को कोई भी चीज, कोई भी बिल अगर चैलेंज करता होगा तो वो प्रपोजल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार को भेजेंगे। और उसके अलावा कोई भी ऐसा मामला जिसमें एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूरत है, कंसोलिडेटेड फंड से, वो मामला भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार है कि वो दिल्ली भेज सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यह इख्तियार है, वो इंस्ट्रक्शंस भेजते रहेंगे, टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, तो मतलब काम जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रेफरेंस भेजेंगे किन किन मामलों में, कि कोई मामला ऐसा बन गया, कोई भी ऐसा मामला जिस मामले से केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बीच में कोई तजाद पैदा होता हो, भेज देंगे दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अपॉइंटमेंट को लेकर जो प्रपोजल्स हैं वो भी दिल्ली जाएंगे। इंपॉर्टेंट केसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिससे जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था भंग होती हो, वो भी दिल्ली जाएंगे। मतलब
कि वो जो वादा है कि हम बहुत सारे प्रिजनर्स को बाहर छोड़ेंगे, ये लाइन उसको डिफाइन करती है कि क्या वो मुमकिन है या नहीं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को विड्रॉ करने की जो बात है, ये लाइन बताती है कि क्या वो मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को कोई भी चीज नुकसान पहुंचाती हो, और आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपनी एक बैटरी ऑफ लॉयर्स रहेगी हर समय, यानी उनको इख्तियार है कि वो किस बात को कह दें कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। जिस भी बात को वो कहेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, वो बात दिल्ली चली जाएगी और उसके बाद दिल्ली में लटकी रहेगी। उसके बाद आगे चलिए, ये तमाम मामलात हैं जी जो मैंने आपको बताए, और ये वो तमाम इख्तियारात और ये वो तमाम ताकतें हैं जो ताकतें मंत्रियों के पास हैं, जो ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि जब रूल 48 का ताल्लुक है, जब कोई भी मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार को भेजते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के बाद ही होगा। तो ये वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं जिनमें कुछ बदलाव किए गए थे, और मैंने आपको बोला कि इसमें रूल 42A 42B, रूल 42A 42B इसमें ऐड किया गया था। और उसमें मैंने आपको रूल 42 तो ऑलरेडी बता दिया कि रूल 42 क्या था। रूल 42 था जुड़ा हुआ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शेल कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कि कानून बनाना है, रूल्स बनाने हैं। उसमें 42(1) था, 42(2) था, और उसमें उन्होंने जोड़ दिया उसके अलावा रूल 42A 42B, और उसके अलावा रूल 43 जो था, जिसमें मैंने आपको तफसीली तौर पर बताया रूल 43 के बारे में। मैंने आपको कहा कि 43 में क्या कुछ कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कैसे रेगुलेट करेंगे सारी चीजें। उसमें रूल 43 में 2 प्रोविजो ऐड किए गए, और उसमें ये साफ किया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकतें किसके पास होंगी। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यही हैं, और इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स से एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो अपनी हुदूद को समझते हुए काम कर रहे हैं। उनके मंत्रियों ने जैसे कामकाज शुरू किया है वो भी अपनी हुदूद को समझते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी रूल्स को समझने में, कानून को समझने में किसी को भी आ रही हो, तो एक तो वो स्ट्रेट लाइन का ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने जो लीगल हेड्स हैं आपके, और जो कानून के बड़े बड़े जानकार इन जमातों में हैं, जैसे रिटायर्ड हसनैन मसूदी एक बड़े काबिल लायक जज भी रहे और उसके बाद इस वक्त एक बेहतरीन वकील हैं, अब्दुल रहीम राथर हैं। उसके अलावा बहुत सारे और वकला हजरात जो हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वो इन रूल्स को, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल्स 2019, इनको पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है बेटर वो सरकार को बता सकते हैं कि जो मैंने कहा, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग इन रूल्स को लेकर है वो सही है या गलत है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर ये रूल्स साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत ताकतवर हैं, और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक वो ताकतें एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी जब तक कैबिनेट स्टेट की नहीं बनती, जब तक यूनियन टेरिटरी की कैबिनेट है। इससे आपकी तवक्कात अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो आपको नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल इस कैबिनेट से आप इतनी ही तवक्का रखिए कि डेवलपमेंट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अपग्रेडेशन, इसका काम जोरों शोरों पर हो सकता है। लेकिन जहां कहीं कोई ऐसा मामला जो पेचीदा होगा, और जो बड़े सारे पेचीदा मामले हैं भी, आएगा, तो यकीन मानिए वो टकराव की सिचुएशन जम्मू कश्मीर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में सिचुएशन आएगी। उसके अलावा आपने कुछ और चीजें पिछले दिनों देखी होंगी, उसको लेकर भी अगर आप कानून पढ़ेंगे तो वो साफ तौर पर यह बताता है कि मजाज और इख्तियार
बहुत बड़े फैसले लेने का हुकूमत के पास है, मगर वो इख्तियार का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सांठगांठ जबरदस्त हो। यानी अगर उनका रिश्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बड़ा मजबूत है तो सरकार कोई भी फैसला ले सकती है। सरकार वाकई तय कर सकती है कि डिवकॉम कौन लगेगा, डीसी कौन लगेगा, किस जिले का एसपी किसको लगाना है, किस जिले का एसएसपी किसको लगाना है, किस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को बदलने की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में किसको सचिव बना के भेजा जाए, क्या किया जाए, ये फैसले तब सरकार ले सकती है। वरना मामला यह होगा कि जम्मू कश्मीर की जो तवक्कात इस हुकूमत से वाबस्ता हैं, उन तवक्कात को पूरा करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर 6 साल के बाद जहां चुनाव हुए हैं वो एफर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है। और कल जो घाटी में हुआ वो इशारा था इस ओर कि किसी भी तरीके से हमने आग लगानी है पूरे जम्मू कश्मीर में, और उसके लिए आतंकियों को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बारूद बेइंतहा मौजूद है, अब सिर्फ तीली लगाने की जरूरत है। अब ये वादी कश्मीर के सियासतदानों को और जम्मू रीजन के सियासतदानों को, दोनों तरफ के सियासी दिमागों को सोचना और समझना है कि क्या उनको खेल खेलना है, क्या उनको जज्बात उभार कर, लोगों को जज्बाती करके जम्मू कश्मीर को वापस वहीं ले जाना है जहां से जम्मू कश्मीर बाहर निकल आया है, या उनको जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स को एक साथ रख के आगे बढ़ाना है। यह तय दोनों रीजन्स के उन तमाम सियासी दिमागों को करना है जो सियासी दिमाग अब जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए जिम्मेदार लोगों ने बनाए हैं, दोनों तरफ के। और इस पर आपके पास वक्त ज्यादा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत वक्त है, बड़ा मनोवर कर लेंगे। बहुत मुश्किल है, रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं। वो लीज होल्डर गुलमर्ग के इंतजार में है कि कोई अच्छा फैसला आएगा, इसलिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है इलेक्शन के दौरान। बड़े बड़े होटलियर घाटी की उन्होंने भी बड़ी जद्दोजहद की इलेक्शन के दौरान। अब उनकी उम्मीद और तवक्का हुकूमत से यही है कि हुकूमत उनके काम आएगी। और भी कई लोग हैं जिन्होंने हुकूमत से बड़ी तवक्कात वाबस्ता रखी, नौजवानों की बड़ी तवक्कात वाबस्ता है। अब ये सारी तवक्कात तब पूरी हो सकती हैं जब जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के सियासतदान सरजोड़ कर बैठे और देखें कि कैसे ऐसा एक रास्ता बनाया जा सकता है जो रास्ता दोनों रीजन्स के लोगों को पास भी लाए और जिस रास्ते के जरिए जम्मू कश्मीर का आने वाला कल बेहतरीन भी बन सके।